So in the last part of the lecture, we were started with the section number 30, that is a minus admitted to the benefits of the partnership. In that we have seen the first clause, that is a person who is a minor according to the law to which he is subject may not be partner in the firm. मतलब वो पार्टनर हो भी सकता है या फिर पार्टनर नहीं भी हो सकता, बट विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर अगर उसको पार्टनर करवाना है तो कर सकते हैं. But for the time being in force, okay, he can be admitted, okay, for the benefits of the partnership. वो लॉस के लिए उसको एडमिट किया नहीं जाता है. उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है. What is the reason behind this? Reason behind this is this, that as per the Indian Contract Act, the contracts with the minor are void ab initio. और पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रखते हैं, यानी कि वो सब लोग डीड बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, मतलब एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ही बनाता है. तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही नहीं हो सकती, जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है टू बी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टी पार्टनर कैसे बन सकती है. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन में बोला है कि पार्टनर माइनर भी एक पार्टनर हो सकता है, बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स, ओनली फॉर द प्रॉफिट्स. लॉस के लिए उसको पार्टनर नहीं गिना जाएगा. नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, क्या बताता है. सच माइनर हैज द राइट टू शेयर of the property and the profits of the firm as the case may be agreed upon, and he may have access and impact and copy, inspect and copy of any accounts of the firm. मतलब प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ उसका प्रॉपर्टी में भी शेयर हो सकता है. वाई? बिकॉज ही इज अ पार्टनर. अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, हमने प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म देखा था ना कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जो एक्वायर की जाती है या फिर ओरिजिनली ब्रॉट इन की जा सकती है, इंक्लूडिंग गुडविल. तो उस प्रॉपर्टी में जितने भी असेट्स है पार्टनरशिप फर्म के, उन असेट्स में उसका शेयर हो सकता है. वाई? बिकॉज ही इज अ पार्टनर. ये वो पार्टनर है, और पार्टनर है तो उसको असेट में, प्रॉपर्टी में शेयर तो जरूर मिलना है. ठीक है. एंड ऑल्सो ही हैव एक्सेस. एक्सेस मतलब वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास ले सकता है, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है. इंपैक्ट नहीं, यहाँ पे इंस्पेक्ट लिखना चाहिए था. इंस्पेक्ट कर सकता है कि क्या क्या बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस बराबर कैलकुलेट किया है नहीं किया है, वगैरह वगैरह. एंड ही कैन हैव अ कॉपी ऑफ एनी ऑफ द अकाउंट्स. कॉपी मतलब कि उसका एक कॉपी निकाल के वो अपने पास रख सकता है. मतलब फॉर लोग की बैलेंस शीट पीएनएल है, तो बैलेंस शीट पीएनएल ओरिजिनल कॉपी तो वो उसको अपने पास ले सकता है. मतलब कि वो जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैलेंस शीट पीएनएल को अपने पास लेके आ सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, और चाहे तो उसका एक कॉपी बना के अपने पास घर पे लेके आ सकता है. मतलब ओरिजिनल अकाउंट डिपार्टमेंट रहेगी और उसको अगर घर पे चाहिए उसकी कॉपी तो वो कॉपी भी ले सकता है. मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिलेगा, साथ साथ उसको शेयर ऑफ असेट भी मिलेगा, और साथ साथ उसको क्या मिलेगा बोलो, ही हैव अ राइट टू एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट्स. तो ये एडिशनल राइट है. ये है बाइनर का एक status in the partnership firm. Next, third point, such minor is surely liable for the acts of the firm. मतलब माइनर क्या होता है बोलो, पार्टनरशिप के फर्म के लिए श्योरली लायबल होता है. सर बोलेंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, अभी तो बोला कि माइनर लायबल नहीं हो रहा, अभी बोल रहे लायबल है. माइनर लायबल है लेकिन ओनली विथ रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. माइनर इज नॉट लायबल पर्सनली. माइनर इज नॉट लायबल पर्सनली. माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है ना. सी जो है उसमें माइनर पार्टनर है, ठीक है. और पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, जिस कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनरशिप फर्म को बहुत नुकसान हुआ, पार्टनरशिप को नुकसान हुआ. अब जैसे ही पार्टनरशिप को नुकसान हुआ, मान लो वो नुकसान हुआ है कुछ 100 करोड़ का. कितने का हुआ बोलो, 100 करोड़ का. या फिर हम लोग मानते हैं, चलो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 120 करोड़ का. तो 120 करोड़ का अगर नुकसान होता है, तो अगर सी रेगुलर पार्टनर होता था तो ए को नुकसान होता था 40 करोड़, बी को 40 करोड़ और सी को 40 करोड़, 120 करोड़. लेकिन यहाँ पे एज सी इज माइनर पार्टनर, ये 40 करोड़ क्या हो जाएंगे बोलो, ये 20 करोड़ इसको आ जाएंगे, 20 करोड़ इसको आ जाएंगे, और ए का लॉस हो गया 60 करोड़, इसको लॉस का शेयर आ जाएगा 60 करोड़. क्लियर है. ये जो 40 करोड़ है वो सी बियर नहीं करेगा, 60 ए और बी क्या करेंगे बोलो, शेयर करेंगे. दैट इज द लॉस ऑफ द फर्म. यहाँ पे इसलिए बोला है दैट माइनर इज नॉट लायबल पर्सनली बट इज लायबल फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. तो यहाँ पे अगर मैं और एक डीप में घुसता हूं इसके, तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी लॉस हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, जो भी पार्टनरशिप का लॉस हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस है, ठीक है. अब प्रॉफिट है मान लेते हैं 120 करोड़, और लॉस हुआ है एक जगह पे 20 करोड़, लॉस हुआ है 20 करोड़. अब बताएंगे मुझको, अब बताएंगे फाइनल प्रॉफिट डिराइव करने के टाइम पे, फाइनल प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स को डिवाइड करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे.
120 करोड़ में से 20 करोड़ माइनस करके 100 करोड़ जितना प्रॉफिट है उतना ही सारे पार्टनर्स को इंक्लूडिंग माइनर दिया जाएगा, या सुनो, या फिर बस एक ही मतलब कि 120 करोड़ डिवाइड करो और 20 करोड़ बाकी सारे पार्टनर्स में डिवाइड करो? ऐसा नहीं होता है। जितना भी लॉस हो रहा है वो नेट ऑफ करके फाइनल अकाउंट्स को फाइनल करके प्रॉफिट जितना बचता है ना वो प्रॉफिट का शेयर पार्टनर को जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस प्रॉफिट अलग निकालो लॉस अलग निकालो और लॉस को सारे पार्टनर में डिवाइड करो और जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो प्रॉफिट का पोर्शन पार्टनर्स में डिवाइड करो, मतलब माइनर को लेके डिवाइड करो। पूरे साल में जितने भी बातें हो रही है उन सारी बातों का नेट ऑफ करके जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना ही प्रॉफिट हमने क्या देना है बोलो, पार्टनर को देना है, बाय डिडक्टिंग ऑल द लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस। और जो नेट प्रॉफिट आएगा वही नेट प्रॉफिट क्यों बोलते हैं, नेट मतलब नेट ऑफ एनी लॉसेस, इनकम नेट ऑफ एनी एक्सपेंसेस लॉसेस जो भी आएंगे उसको माइनस करके जितना बचता है उतना हम पार्टनर को देंगे, उसमें माइनर हो या नहीं हो वो बात अलग है। क्लियर है? तो यहां पे इसलिए ये बोला है कि जहां पे पार्टनरशिप में कुछ नुकसान हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग माइनर्स को लिया जाता है और उनकी प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप फर्म की है उसको लिया जाता है और उसमें से थर्ड पार्टी को पेमेंट किया जाता है। क्लियर है? हाँ, अगर इसको छोड़ के मान लेते हैं पार्टनरशिप वाइंडिंग अप हो गई, पार्टनरशिप क्या होगी बोलो, वाइंड अप हो गई। सो पार्टनरशिप फर्म का वाइंडिंग अप हो जाता है तो मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म के असेट जो है मान लेते हैं 100 करोड़ के है, ठीक है, और उनकी लायबिलिटी जो है वो मान लेते हैं 200 करोड़ की है या फिर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 150 करोड़ की है, ठीक है। तो बचता कितना है 50 करोड़ जो कि एक्स्ट्रा लायबिलिटी। अब इसको पे करने के लिए हम लोग माइनर को ले नहीं सकते भाई, बिकॉज ये जो है वो ए और बी दोनों ने शेयर करने हैं 25 करोड़ और 25 करोड़, लेकिन ये जो 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है वो ए बी सी तीनों का है ना। माइनर ऐसे नहीं बोल सकता कि देखो इस 100 करोड़ में से मेरे जो बचते हैं पहले मुझको दे दो। अगर मान लो मैं सी का प्रॉपर्टी इसमें से निकालता हूं तो ये बचता कितना है बोलो, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग चलो यहाँ पे 120 करोड़ लेते हैं तो बचता है 30 करोड़, ठीक है। तो सी बोलेगा नहीं मेरे 40 करोड़ पहले मुझको दे दो, तो मान लो सी माइनर को सी को 40 करोड़ दे दे तो बचा कितना इसमें से 80 करोड़, तो 80 करोड़ माइनस 150 करोड़ बचे कितने 70 करोड़, तो क्या 70 करोड़ का लॉस है होगा उसको, मतलब ए और बी 70 करोड़ का लॉस शेयर करेंगे नहीं। ये जो इसमें 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है किसमें इसमें वो भी हम लोग लेंगे किसके लिए बोलो, फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट टू द थर्ड पार्टी, और इसी के लिए इन 40 करोड़ के लिए ही क्या बोलो माइनर लायबल है। इसको छोड़ के ज्यादा ये जो 30 करोड़ है उसके लिए हम लोग माइनर को लायबल नहीं पकड़ सकते। क्लियर है? पक्का झेप्या? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Such minor may not be a partner for an account or payment of the share of the property of the property of the profits of the firm, save when serving the connection with the firm, and such in case the amount of his share shall be determined by valuation made as far as possible in accordance with section number 48। सेक्शन नंबर 48 में जिस प्रकार से अकाउंट्स को कैलकुलेट करने के लिए बोला है या फिर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए बोला है उस मुताबिक उसको कैलकुलेट कर लो। इस पर्पज के लिए यहाँ पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब सेक्शन 48 आएगा तब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तीन बातें क्लियर है क्या मुझको बताओ। पहला पॉइंट वो क्या बोल रहे हैं, दैट माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर और माइनर मे बी पार्टनर और मे नॉट बी पार्टनर, बट इफ यू वांट टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बाकी सारे पार्टनर्स के कंसेंट पे आना चाहिए, ओके। और वो पार्टनर करके ऐड हो गया तो ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, बाकी किसी के लिए नहीं। दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट ही मे गेट व्हाट, शेयर इन द प्रॉपर्टी एज वेल एज ही हैज अ राइट टू व्हाट, एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द अकाउंट्स। और थर्ड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि माइनर पर्सनली लायबल नहीं रहेगा, हाँ माइनर की जो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी है उसको आप थर्ड पार्टी की तरफ लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। तो ये रहे अपने तीन पॉइंट्स। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट ओके, जो 48 सेक्शन है उसको हम लोग बाद में देखते हैं, तब तक उसको बाजू में रखते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर समझने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बात है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में वो क्या बोल रहे हैं देखो, एट द टाइम विद इन द 6 month ऑफ अटेनिंग द मेजोरिटी। अब माइनर कभी ना कभी तो मेजर होगा ही, तो जो भी माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर करके ऐड हुआ था व्हेन ही वाज अ माइनर, तो उस कंटिन्यूएशन में अगर मान लो वो मेजर बन जाता है ऑन द अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी और ऑफ हिज नॉलेज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर, मतलब मेजोरिटी के बाद या फिर मेजोरिटी के बाद अगर मान लो उसको पता चलता है कि मैं पार्टनरशिप में
माइनर करके पार्टनरशिप में ऐड हो गया था, पार्टनर एज अ पार्टनर फॉर द बेनिफिट्स। वो जो उसको नॉलेज है वो आने का समय, विच एवर इज लैटर, such person may give public notice that he has elected to become, or that he has elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regard the firm। जबरदस्त बात है, देखो यहाँ पे समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, चलो तैमूर। तैमूर समझ रहे हो? तैमूर मतलब कौन? अपना सैफ अली खान और बेबू का बेटा, बेबू करीना कपूर, ठीक है। तो तैमूर जो है, ओके, उसको एडमिट कर लिया सैफीना फर्म। सैफीना फर्म करके पार्टनरशिप फर्म है जिसमें सैफ अली खान, करीना कपूर और तैमूर क्या है बोलो? पार्टनर है। तैमूर बट ऑब्वियस सी बात है कौन है बोलो? माइनर है। तैमूर क्या है बोलो? माइनर है, ठीक है। चलो अब तैमूर क्या हो सकता है बोलो? तैमूर क्या हो सकता है? मेजर भी हो सकता है कुछ समय बाद, ठीक है ना। मान लेते हैं ये मैंने टाइमलाइन बनाया यहाँ पे, दिस इज द टाइमलाइन। दिस इज द टाइमलाइन। यहां पे तैमूर एडमिट हो गया, इज एडमिटेड एज अ पार्टनर व्हेन ही वाज अ माइनर। व्हेन ही वाज क्या बोलो? माइनर। वो क्या था बोलो? माइनर था, ठीक है। यहां पे तैमूर क्या हो गया? मेजर हो गया। चलो तैमूर हो गया मेजर, ओके। एंड ही कंटिन्यू टू बी अ पार्टनर, मतलब वो पार्टनर है जब वो मेजर बना है। उसका बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे तैमूर। उस दिन पे बर्थडे हुआ और वो क्या था बोलो? यहाँ पे मेजर हो गया, ठीक है। चलो मेजर हो गया। अब जैसे ही तैमूर मेजर हो जाता है, मान लेते हैं उसका बर्थडे है 1/1/2020 की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी को उसका बर्थडे है और वो मेजर हो गया। तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि देखो माइनर होता है तब तो वो लायबल नहीं रहता है, लेकिन जैसे वो मेजर हो जाता है, उसने करना क्या है? इसके अगले 6 मंथ तक, मतलब के लगभग 30 जून 2020, ये डेट याद रखना, 6 महीना, 6 मंथ्स। सो दिस इज पीरियड ऑफ व्हाट? 6 मंथ्स। पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो इस 6 महीने में तैमूर ने क्या करना है बोलो? तैमूर शुड गिव पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस समझ ना? पब्लिक नोटिस कैसे थी बेटा? चिल्ला के जाके टेरेस पे खड़े रहने का और चिल्लाने का, पब्लिक को पता चल जाएगा। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है कि उसने न्यूज़पेपर में क्या करना है बोलो? न्यूज़पेपर में जिस किसी भी तरीके से, जैसे कि पब्लिक को पता चले, सारे पूरे होल ऑफ द पब्लिक को पता चले, जो भी थर्ड पार्टीज है पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड, मतलब दुनिया को ये नोटिस दे देना है। कैसे देंगे? वो न्यूज़पेपर में डाल सकता है, अखबार में इश्तिहार दे सकता है। द फॉर्मल वे ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस इज द न्यूज़पेपर ओनली। आपने कभी देखा क्या? जाहिर आवाहन करके आता है पेपर में, कभी देखा रहेगा आपने? जाहिर आह्वान, तो बड़ी जाहिर आह्वान, कोई प्रॉपर्टी अगर बेचनी रहती है एंसेस्ट्रल, तो जाहिर आह्वान करते पेपर में कि अगर मान लो किसी का इसके ऊपर कुछ क्लेम है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो अभी बोलना, बाद में हम लोग क्लेम नहीं करेंगे, तो कुछ समय देते कि इस समय तक आपने क्लेम करना है। उस समय तक अगर कोई उसको क्लेम नहीं करवाता है तो मान लेंगे कि क्या उसके ऊपर किसी का क्लेम नहीं है, तो जाहिर आह्वान, तो इसको बोलते पब्लिक नोटिस। न्यूज़पेपर में देंगे तो बढ़िया रहेगा। और भी बहुत सारी मीन्स है, लेकिन न्यूज़पेपर में हम लोग मानते हैं कि फॉर्मल है, तो आपने तो न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के जरिए उसने क्या करना है बोलो? नोटिस दे देना है। अब नोटिस किस चीज की देनी है? दैट ही हैज इलेक्टेड और ही हैज डिसाइडेड टू बिकम रेगुलर पार्टनर। मतलब ये माइनॉरिटी होगी ना, अब उसको क्या करना है? चलो मैं रेगुलर पार्टनर बनना चाहता हूं सैफीना फर्म में, या फिर उसने ये भी नोटिस देना है, और ही हैज नॉट डिसाइडेड, और ही हैज डिसाइडेड नॉट टू बिकम एज ए पार्टनर।
समझ गए? मतलब 6 महीने के अंदर उसने नोटिस तो दे ही देना है, कंपलसरी है उसके ऊपर कि उसने नोटिस देना ही है। वो नोटिस दो चीजों के लिए हो सकता है कि हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूं, या फिर दूसरा मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता हूं। वो बनना चाहेगा तभी भी नोटिस देनी है, और नहीं बनना चाहेगा तभी भी नोटिस दे ही देनी है। क्लियर है? मतलब ही मे आस्क, ही मे थिंक दैट आई विल बिकम अ पार्टनर, और ही मे नॉट थिंक दैट आई विल नॉट बिकम अ पार्टनर। तो दोनों भी केस में क्या करना है, बोलो उसने नोटिस दे देनी है। अब दिमाग में सवाल आया रहेगा, सर व्हाट इफ ही हैज नॉट गिवन नोटिस, इफ नो नोटिस गिवन, if no notice is given, then Taimur will be considered, Taimur will be considered as a partner। तैमूर को हम लोग पार्टनर मान लेंगे। क्लियर है? क्योंकि उसने नोटिस तो दिया ही नहीं, तो हमको ये लगेगा, थर्ड पार्टी को लगेगा कि हाँ तैमूर ने नोटिस नहीं दिया है, इसका मतलब वो पार्टनर बनना चाहता है। क्लियर है? पक्का? तो ये वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पे, एट एनी टाइम विद इन 6 months फ्रॉम द अटेंडिंग द मेजोरिटी। अब इसमें से एक पार्ट हो गया है, मेजोरिटी अटेंड करने के बाद उसने करना है, और यहां पे लिखा है देखो, और of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits whichever is latter, water नहीं latter है, latter, whichever is that is latter। मतलब तैमूर की मेजोरिटी या फिर उसको ये बात पता चल जाएगी कि वो एज अ माइनर करके, वो जब माइनर था तो एज अ पार्टनर करके पार्टनरशिप में ऐड हो गया था उस दिन, मतलब जिस दिन उसको नॉलेज आया है। अब इसमें दो बातें हो सकती है, एक तो नॉलेज जो है वो बिफोर मेजॉरिटी, बिफोर अटेंडिंग द मेजॉरिटी आ सकता है, बिफोर अटेंडिंग द मेजॉरिटी आ सकती है, या फिर आफ्टर अटेंडिंग द मेजॉरिटी भी आ सकती है, आफ्टर अटेंडिंग द मेजॉरिटी भी आ सकती है, मेजॉरिटी के पहले भी आ सकती है, फिर मेजॉरिटी के बाद भी आ सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है? बिफोर मेजॉरिटी मतलब जब वो माइनर था, तैमूर अभी जब छोटा है, मतलब स्कूल जा रहा है, तो उसको पता है कि मैं इस फर्म में पार्टनर हूं, ठीक है, पता चल सकता है। या फिर वो आफ्टर मेजॉरिटी भी आ सकती है, मतलब मेजॉरिटी आने के बाद फिर उसको बोला कि पता है तुमको, जब तुम छोटे छोटे थे ना, तब हमने तुमको पार्टनर करके ऐड किया था, तो उसको नॉलेज मेजॉरिटी के बाद आया है ना। समझे नहीं समझे? क्यों ऐसा क्यों? जब तो छोटा रहता है तो छोटे बच्चों को क्या बोलना अभी कि तू माय पार्टनर है, ये तो बोला नहीं, जब मेजॉर हो जाएगा तब बोल देंगे, हैप्पी बर्थडे करके बोल देंगे। ऐसा भी हो सकता है ना। उस केस में क्या होगा? अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है विचएवर इज लैटर। विचएवर इज लैटर मतलब कि दोनों इंसिडेंस, क्या इंसिडेंस? मेजॉरिटी या फिर उसको नॉलेज, विचएवर इज लैटर। अब जैसे 1/1/2020 उसका बर्थडे है, मेजॉरिटी है। अब उसको ये बात मान लेते हैं 30 जून 2019 को पता चली, या फिर उसको पता चला 30 जून 2020 को पता चली, बिफोर एंड आफ्टर। अगर मान लो बिफोर पता चली है तो उसने नोटिस कहां से देना है? उसने नोटिस देना है यहां से लेके 6 महीने, विचएवर इज लेटर, ये हो या ये हो, दोनों में से लेटर कौन सा है? 1 जनवरी। तो विचएवर इज लेटर डेट पकड़ो और वहां से 6 महीना, मतलब उसका टाइम लिमिट फॉर गिविंग नोटिस इज आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी इफ ही हैज नॉलेज अबाउट द पार्टनरशिप बिफोर मेजॉरिटी। And case number 2, when he has knowledge about the partnership after majority, तो 6 महीना हम लोग कहां से गिनेंगे? बोलो यहां से 6 महीना गिनेंगे। ओके, दैट इज द 6 months आफ्टर 30th of June 2020। क्लियर? पक्का? झेपिया? तो ये वाली बात यहां पे हो जाएगी। So this is very important from the knowledge point of view that नोटिस कब देनी है, 6 महीना कहां से? अगर मान लो कि उसको मेजॉरिटी की पार्टनरशिप के बाद बिफोर अटेनिंग द मेजॉरिटी मिली है, तो विचएवर इज लैटर, कौन सा? अटेनिंग द डेट ऑफ अटेनिंग द मेजॉरिटी इज लैटर, तो वहां से लेके 6 महीना। अगर उसको मेजॉरिटी की बात पता चला है, तो जब पता चला दैट इज द लैटर डेट, एंड दैट इज हाउ यू विल गिव नोटिस आफ्टर द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर। मतलब उसको नॉलेज, वो पार्टनर करके था, ऐसा नॉलेज जब आएगा उस दिन से, बिकॉज वो डेट लेटर आएगी। क्लियर? पक्का? तो ये वाला पॉइंट है कहां पे? बोलो अपना सबसेक्शन 5 में। क्लियर है? पक्का? और अगर उसे नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा? नोटिस नहीं दिया तो हम लोग मान लेंगे कि वो पार्टनर है। तो देखो, प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म
ऑन द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, मतलब वो 6 महीना जब खत्म होंगे उस 6 महीने के बाद वो क्या माना जाएगा, पार्टनर माना जाएगा। देन व्हाट अबाउट द सर 6 मंथ, वो 6 महीने का क्या, वो 6 महीने का क्या मतलब कि 1/1/2020 और 6 महीना 30 जून 2020, ये 6 महीना। नोटिस मान लो उसने नहीं दिया 30 जून तक, तो 30 जून के बाद वो पार्टनर माना जाएगा, या फिर वो जब मेजॉरिटी था तब से पार्टनर माना जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है क्या? मेजर हुआ तब से माना जाएगा, 30 जून के बाद माना जाएगा। देखो, प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 मंथ, मतलब वो पार्टनर माना जाएगा ये इस समय के लिए। देन व्हाट अबाउट द 6 मंथ, ही विल बी रिगार्डेड एज अ माइनर पार्टनर ओनली, वो माइनर पार्टनर के जैसा ही रहेगा इवन इफ ही इज अटेनिंग द मेजॉरिटी। क्लियर है? इवन इफ ही इज अटेनिंग द मेजॉरिटी, समझे? नाउ पॉइंट नंबर 6, where any person has admitted as a minor to the benefits of the partnership firm, the burden of proving the fact that such partner had no knowledge of such admission until the particular date after the expiry of 6 months of his attaining the majority shall be on the person asserting the fact। मतलब कि अगर मान लो कोई पर्सन माइनर करके ऐड हो जाता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज, मतलब उसको नॉलेज नहीं था कि मैं पार्टनर था, ये था, वो था, वो प्रूव करने की जिम्मेदारी, जो ये बात कह रहा है कि वो माइनर नहीं था, या माइनर खुद बोल रहा है कि मैं माइनर नहीं था, वो प्रूव करने की जिम्मेदारी उसी बंदे के ऊपर रहेगी जो ये बंदा बोल रहा है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, उसको आप काट सकते हो। वेयर दिस पर्सन बिकम्स अ पार्टनर, अब ये दो जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ही इलेक्ट्स टू बी ए पार्टनर, वो कहता है कि मैं पार्टनर आज से हो जाऊंगा, 6 महीने के अंदर उसने नोटिस दे दिया और उसको माना जाएगा कि वो पार्टनर है, या फिर उसने 6 महीने के अंदर नोटिस नहीं दिया तभी भी वो पार्टनर है। तो अगर वो पार्टनर हो जाता है दो तरीके से, बाय गिविंग नोटिस और बाय एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, देन क्या होगा, his rights and liabilities as a minor partner continued up to the date on which he becomes a partner, मतलब एज अ माइनर वो रहेगा जब तक वो पार्टनर नहीं बनेगा, लेकिन जब से वो माइनर बन जाएगा, बट ऑल्सो ही बिकम्स पर्सनली लायबल टू अ थर्ड पार्टी फॉर द ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर, मतलब रेगुलर पार्टनर करके थर्ड पार्टी की तरफ उसकी लायबिलिटी कब से बनेगी, व्हेन ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? मतलब थर्ड पार्टी की तरफ उसकी लायबिलिटी बन जाएगी जब से वो क्या बना था, बेनिफिट फॉर द पार्टनरशिप फर्म। His share in the property and the profit of the firm shall be the share to which he was entitled to as a minor, मतलब उसका share in the property and property of the firm shall be entitled as a minor, मतलब वो जो minor करके उसका जो share था और जो भी उसका profit था वो same continue हो जाएगा even after he become the partner। Clear? Next one, point number 8, where such person elects not to become a partner, उसने नोटिस दिया और बोला कि मैं पार्टनर नहीं हूंगा, तो क्या होगा, his rights and liabilities shall continue to be those minor under this section up to the date on which he gives public notice, मतलब जब तक वो नोटिस नहीं देगा तब तक के दिन के लिए उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज एज अ माइनर करके रहेगी। जी हाँ, बिकॉज उसके बाद तो वो मेजर पार्टनर करके गिना जाएगा। His share shall not be liable for any acts of the firm done after the date of notice, उस नोटिस के डेट के बाद पार्टनरशिप फर्म जो भी काम करेगी उसके लिए उसकी कुछ लायबिलिटी नहीं रहेगी, किसकी, जो पार्टनर जिसने बोला कि मैं ऐसे पार्टनर नहीं हूं। एंड ही शैल बी एंटाइटल्ड टू sue पार्टनर्स फॉर द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पार्टनर्स, मतलब वो क्या कर सकता है, अपना शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स एंड शेयर इन द प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकता है फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर अप टू डेट ऑफ गिविंग द नोटिस। नथिंग इन द सबसेक्शन, ओके, ये वाला पॉइंट आप काट सकते हो यहाँ। क्लियर? पक्का? तो इतनी सारी बातें थी किसके लिए बोलो, विद रिस्पेक्ट टू द माइनर एडमिटेड एज अ बेनिफिट्स, माइनर एडमिटेड एज अ पार्टनर। ओके, तो सेक्शन नंबर 30 का चार्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन सकता है। सेक्शन नंबर 30 सेक्शन नंबर 30 क्या नाम है बोलो, सेक्शन नंबर 30 का, कम ऑन। minors admitted to the benefits of the partnership, minor admitted for benefit in partnership सेक्शन नंबर 30 का चार्ट बना रहे हैं हम लोग, पहले ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ फिर आप चार्ट बनाना चालू कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट नंबर 1 क्या बोलो दैट माइनर may word is very important, may become partner कैसे, with the consent of all partners but only for profits। क्लियर है? ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1। ओके, तो ये रहा अपना पॉइंट नंबर 1 जो हमने यहाँ पे देखा था।
यहाँ पे देखा था, ये वाला पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? माइनर गेट्स शेयर इन प्रॉफिट प्लस शेयर इन assets, yes or no, plus he get a right to क्या बोलो, right to access, inspect and copy of accounts। क्लियर, पक्का? थर्ड पॉइंट ये हो गया अपना। सेकंड पॉइंट ये कवर कर लिया हमने, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? माइनर इज लायबल towards the third party but only out of property of firm, only out of the share of property in the firm, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ओके, क्लियर है? चलो, सो पहले 3 पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अगले पन्ने पे लिख देंगे। कम ऑन, ये 3 पॉइंट को कॉपी डाउन कर लेना फास्ट, कम ऑन। तीन पॉइंट्स को कॉपी कर लेना, कम ऑन। ओके, चलो, तो 3 पॉइंट लिख के हो गए, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहे 3 पॉइंट। ओके, चलो, फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे नहीं, बिकॉज नॉट सो इंपॉर्टेंट, हम सेक्शन 48 करने के टाइम पे करेंगे। पॉइंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पॉइंट नंबर 5 के लिए आप ये लिख सकते हैं। ओके, सो यू कैन राइट डाउन फॉर द पॉइंट नंबर 5 दीज मेनी थिंग्स, कम ऑन। तो पॉइंट नंबर 5 के लिए आप ये सारी बातें लिख सकते हो। ओके, ये बातें लिखो। ड्रॉ दिस चार्ट। ये वाला कॉपी कर दो बराबर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ढंग से कॉपी करना है इसको। ओके चलो ये हो गया है लिख के, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 7 और 8 के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट ऐसे बन सकता है पॉइंट नंबर 7 एंड 8 के लिए। पॉइंट नंबर 7 एंड 8 के लिए देखो यहाँ पे, इफ ए माइनर डिसाइडेड टू बिकम पार्टनर यहाँ पे नॉट टू बिकम पार्टनर। तो अगर मान लो वो पार्टनर बन जाता है तो यहाँ पे भी दो सिनारी हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या दो केस हो सकते हैं। व्हाट इज अबाउट अप टू द डेट ऑफ नोटिस और एडमिशन as a regular partner and after the date of notice or admission as a partner। क्लियर है पक्का। और यहाँ पे भी दो केस सेम हो सकते हैं, कहाँ पे कॉपी और यहाँ पे ये पेस्ट, तो सेम सीन हो सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलो दो पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। अब जहां पे वो पार्टनर करके ऐड हो गया है वहां पे अप टू द डेट ऑफ नोटिस, उसने नोटिस दिया ना, या फिर वो एडमिट हो गया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 पीरियड, इफ ही हैज नॉट गिवन द नोटिस, देन ही विल बी लायबल एज अ माइनर पार्टनर। मतलब वो उस दिन तक माइनर पार्टनर करके लायबल रहेगा, और यहाँ पे इज लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी एज ए रेगुलर पार्टनर। मतलब उसकी लायबिलिटी अभी अनलिमिटेड हो जाएगी उस दिन तक, जिस दिन तक वो माइनर पार्टनर था उस दिन के उससे लायबिलिटी क्या रहेगी बोलो, नॉर्मल रहेगी। अगर मान लो पार्टनर करके नहीं बनना चाहता है तो अप टू द डेट ऑफ नोटिस क्या हो जाएगा, अगेन ही इज लायबल एज अ माइनर पार्टनर। लेकिन साथ ही साथ इसमें और एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, दैट ही मे स्यू फॉर रिमेनिंग पार्टनर, जो बाकी के पार्टनर है उनको स्यू कर सकता है। किस चीज के लिए, दो केस के लिए। एक तो फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट
एंड शेयर इन असेट. ओके, कब तक? अप टू द डेट ऑफ नोटिस ऑफ नॉट बिकमिंग पार्टनर. ऑफ नॉट बिकमिंग पार्टनर, वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है उस दिन तक, मतलब जिस दिन तक उसने बोला पब्लिक को भी पार्टनर नहीं रहूंगा, उस दिन तक जितना भी प्रॉफिट है, जितना भी प्रॉपर्टी है, असेट है, उसमें से शेयर वो क्लेम कर सकता है फ्रॉम रिमेनिंग पार्टनर. एंड आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस ही इज नॉट लायबल. उसके बाद वो लायबल ही नहीं रहेगा. क्लियर है? पक्का? चलो, एज अ पार्टनर. क्लियर? ओके, चलो. सो ये भी सेक्शन, वे भी सब सेक्शन जो 7 और 8 है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कॉपी डाउन कर लेना. 7 और 8, कम ऑन, दोनों को कॉपी डाउन कर लेना.
ओके चलो, आई थिंक आपने ये लिखा है, पूरी बातें लिख के हो चुकी है आपकी। चलो, सो व्हाट वी हैव सीन टुडे, वी हैव सीन सेक्शन 29 एंड देन वी हैव सीन सेक्शन नंबर 30। ओके, व्हाट इन सेक्शन 29? सेक्शन 29 में कहता है कि अगर मान लो कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है किसी को, तो उसको कहा जाता है ट्रांसफरी। और वो ट्रांसफर के क्या राइट्स है? तो ट्रांसफर के क्या राइट्स है बोलो, यहाँ पे हमने चार्ट बनाया था दैट ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द फर्म, फर्म के कंटिन्यूअंस में ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स, बट ऑब्वियसली बात है यस, बट ही कैनॉट इंटरफेयर इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड ही कैनॉट रिक्वायर टू accounts and he cannot inspect the accounts. But after dissolution, after he ceases to become partner, then he has a right to share the assets of the partner and he can require the other partners to ascertain the share of the profit as well as the share in the asset. Okay, ये था सेक्शन नंबर 29 में। सेक्शन नंबर 30 में था माइनर। माइनर के लिए इतनी सारी बातें थी। पहली बात जो थी, माइनर में बिकम पार्टनर बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर बट ओनली फॉर द प्रॉफिट्स. Minor gets the share in the profit, share in the assets, as well as he may access the books of accounts, he can inspect the books of accounts, he can get the copy of the books of accounts, and minor is liable to a third party only out of the share of the profit or property of the partnership firm. फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5 ये था कि अगर मान लो कोई माइनर जो पार्टनर करके ऐड हुआ था फॉर द बेनिफिट्स, अगर वो मेजर बन जाता है, तो जैसे वो मेजर बन जाता है उसने 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक नोटिस दे देनी है क्या वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। बनना चाहता है तभी भी देनी है, बनना नहीं चाहता है तभी भी देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान, अब ये 6 महीने कहां से काउंट करेंगे? बट ऑब्वियस बात है अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। लेकिन अगर उसको ये बात कि वो पार्टनर करके ऐड हुआ था वो मेजोरिटी के पहले पता चली है, तो 6 महीने कहां से गिनेंगे? तो 6 महीने गिनेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ पार्टनरशिप। अगर उसको ये बात पता चली है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, तो वो गिना जाएगा कहां से? 6 महीने गिने जाएंगे आफ्टर द एज ऑफ, आफ्टर ही बिकम टू ही, आफ्टर ही द नॉलेज हैज केम टू हिम दैट ही वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर। अब अगर मान लो वो 6 महीने में नोटिस नहीं भेजता तो क्या होगा? अगर वो 6 महीने में नोटिस नहीं भेजता है तो ये मान लेंगे कि वो पार्टनर है। एक बार वो बन गया पार्टनर या फिर वो नहीं बनता है पार्टनर, तो क्या कॉन्सिक्वेंस है? तो एक बार वो पार्टनर बन जाता है तो अप टू द डेट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब अप टू द डेट ऑफ बिकमिंग द पार्टनर, ही वाज स्टिल लायबल एज अ माइनर, बट फ्रॉम दैट डेट ही विल बी लायबल एज अ रेगुलर पार्टनर। मतलब रेगुलर पार्टनर जैसे उसकी लायबिलिटी कब से रहेगी? आफ्टर ही हैज बिकम अ पार्टनर। Are you getting my point? Okay. And after the date of the notice, he will be normal partner. Before the date of notice, he will be minor partner. What if he is not electing to become a partner? Then up to the date of notice or up to the date of becoming partner, he is liable as a minor partner. And as he has not elected to become partner, he is leaving. He can ask the other partners to calculate to a certain the share of profit and share in the asset, and he can claim from the remaining partner. And after the date of notice he is not electing to become a partner, then in that case he is not liable at all because वो अभी जा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के। तो इतनी सारी बातें हमने देखी इस लेक्चर में। इस लेक्चर को वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में देखना, फिर आपका ये लेक्चर क्लियर हो जाएगा। सेक्शन एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 30, ओके, यहां से लेके चालू होता है और ये खत्म होता है यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो प्लीज 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 इन पॉइंट को देख लेना। सेक्शन 31 टू सेक्शन 35 हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना? Probably tomorrow is the last lecture for unit number 2, then we'll start unit number 3. Okay, चलो, so bye bye. Read properly, stay home, stay safe, सावधान रहना, सतर्क रहना. Bye bye, have a nice day.